अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 4 आज का हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। इसमें हमारा तीसरे लेक्चर में बी पार्ट में हमने चैप्टर 4 शुरू किया था और जो कि है हमारा फर्म्स थ्योरी से रिलेट करता है। इसमें हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 आधा डिस्कस किया हुआ था और 2 में से इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट रहता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा LO2 कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर आज के एजेंडे में फर्म इक्विलिब्रियम भी शामिल है। उसके बाद हम कॉस्ट को स्टडी करेंगे, रेवेन्यू को स्टडी करेंगे और इसके दोनों के कर्व्स, कॉस्ट के कर्व्स और रेवेन्यू के कर्व्स आज सीखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्म शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक जो काम है वो हमारा मोस्टली प्रैक्टिकल है और प्लस कॉन्सेप्चुअल है। जो इसके बाद है टाइप ऑफ फर्म, ये भी है आसान लेकिन थ्योरेटिकल ज़्यादा है, याद करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा है। इसके फीचर्स हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसलिए याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन हम इसको बड़े तरीके से इंशाल्लाह याद करेंगे। तो चलते हैं। ये हमारा LO2 था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, रिटर्न टू स्केल। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। रिटर्न टू स्केल के बारे में मैंने बताया था कि हम सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो उसकी वजह से सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, यानी बिजनेस के साइज को इंक्रीज करेंगे, तो बदले में हमें क्या मिलेगा। अब तीन ऑप्शन है, या तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल 10% से, तो जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो 15% से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% से हमने फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, 15% से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये नहीं फायदा हुआ बिजनेस के साइज को एक्सपेंड करने का। ये बिजनेस के साइज को एक्सपेंड करने का जो फायदा होता है किस वजह से होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है फायदा ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन विच कॉज डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। हमने पढ़ा था ना, प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये क्या है? ये प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं? यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होती है और हमारी कॉस्ट कम हो जाती है? बाइंग इन बल्क। अच्छा मुझे बताएं, एक फर्म है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी फर्म है वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। किसको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा? 1000 वाले को डेफिनेटली ज्यादा चाहिए होगा। अब जब 1000 वाला चीजें खरीदेगा, एक वो जो 100 वाला बंदा चीजें खरीदता है, दोनों को रॉ मटेरियल भी डिफरेंट चाहिए। आप जब बाजार जाते हैं, आप जब मार्केट कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो आप सबसे पहला सवाल ये करते हैं प्राइस क्या है इस चीज की। आगे से वो जवाब दिए बगैर आपसे ये पूछता है सर कितने लेने हैं आपने। अब वो आपसे क्वांटिटी पूछता है, क्यों? उसकी एक्सपेक्टेशन है कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी कहेंगे मैं क्या करूंगा, प्राइस रिड्यूस करूंगा। या वो आपको बता जरूर देता है कि सर 100 रुपए किलो, लेकिन जैसे वो कहता है कि सर अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी परचेज करनी है तो आपके लिए 80-90 लगा देंगे। या आपने क्या किया, आपने बल्क में चीजें खरीदी है। जब आप बल्क में चीजें खरीदते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अपना अकाउंटिंग में भी ये पढ़ा होगा कि जितनी चीजें ज्यादा होती हैं उतना आपको उसकी प्राइस कम होती है, डिस्काउंट। अच्छा, ज्यादा आपने चीजें खरीदी, इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन भी होगी, रॉ मटेरियल ज्यादा, इनपुट ज्यादा तो आउटपुट भी ज्यादा, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। अच्छा, प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इधर भी ये देखें आपकी कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है। बस यही अचीव करना था हमने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यही पढ़ना है कि कॉस्ट क्या हो, कम हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके साथ लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, I2B में भी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का। दोनों में क्या फर्क है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स
स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होते, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल, अगर किसी कंपनी को लोन की ज़रूरत हो तो क्या करें? बैंक जाए, बैंक से लोन ले ले। और बैंक वाले आपको पता है किसको लोन देते हैं? गरीब को, जिसको पैसों की ज़रूरत हो। हरगिज़ नहीं। ऐसे होता तो ये सारे फकीर बैंक के बाहर खड़े होते। ऐसे ही नहीं होता। बैंक उस बंदे को लोन देता है जो रीपे कर सकता हो। अगर वो रीपे नहीं कर सकता तो बैंक उसको लोन नहीं देगा। अब छोटी कंपनी है, एक तो उसको लोन कम चाहिए होगा, बड़ी कंपनी है लोन भी ज्यादा चाहिए। तो लोन के बदले बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो जब आप ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो आपसे आपसे कम पैसे लिए जाते हैं। तो जब हम ज्यादा लोन लेंगे तो हमसे हमसे जो रेट हमें चार्ज करेगा वो कम चार्ज करेगा। और जब रेगुलरली चीजें खरीदेंगे तो और भी आपको पता है कि वो सब्सिडी मिलती है। पहली बात तो यह है कि छोटी कंपनी जो है उसको लोन इतनी जल्दी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके एसेट्स इतने ज्यादा नहीं है, उसके पास एसेट नहीं है। अगर बैंक वाले कहे आपको 2 लाख का लोन चाहिए ना, आप 2.5 लाख की सिक्योरिटी हमें दे दो, वो कहेगा मेरे पास 2.5 लाख की सिक्योरिटी होती तो मैं आपसे आपके पास आता लोन लेने। जबकि बड़ी कंपनी आपको पता है कि उनके पास एसेट ज्यादा है, वो अपने एसेट शो करा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हमें ज्यादा लोन चाहिए। और दूसरा ये भी कहेंगे हमें तो बार बार लोन चाहिए होगा, हम बार बार आपके पास आएंगे, बार बार आपके पास आएंगे तो आपसे ज्यादा अमाउंट लेंगे, ज्यादा हम आपको इंटरेस्ट सूद देंगे वापस इन रिटर्न। तो हमें थोड़ा सा जो है वो रेट कम कर दो, तो इनको वो रेट कम कर देते हैं। तो जब इंटरेस्ट का रेट कम हो गया तो कॉस्ट कम हो गई। तो दूसरा मेरा सवाल, लोन लिया, अभी भी पैसों की जरूरत है, क्या करें? बताए, छोटी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या बड़ी कंपनी इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल बड़ी कंपनी इशू कर सकती है और लोन ले सकती है जनरल पब्लिक से। जब जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा होगा वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी का नाम तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट का इन्वर्स रिलेशन है। तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉस्ट सर कैसे कम हो गई? उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं। जब शेयर्स इशू किए तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कोई, हाँ साल बाद डिविडेंड होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। Cost of capital. Large firms can negotiate loan or issue shares at favorable terms. Specialization in labor. अगेन मेरा आपसे सवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे इंशाल्लाह तो बताएं कहाँ पे काम करना पसंद करेंगे? एक छोटी कंपनी में, एक बहुत बड़ी कंपनी में? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी कंपनी में एक हैंडसम सैलरी मिलेगी और इसके अलावा एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जब आप सारे जो स्पेशलाइज होंगे, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, तो छोटी कंपनीज का क्या होगा? अच्छा, जब बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? बड़ी कंपनी की वजह से आप तो स्पेशलाइज्ड हैं, आप स्पेशलाइज्ड लेबर हैं, आप वर्क को अच्छा परफॉर्म करेंगे। बताएं जो लॉस होगा या जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इधर देखें, हम एक प्रोडक्शन कर रहे थे। प्रोडक्शन में ये एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, ये 4 हमारी मशीन है। हम यहां पे रॉ मटेरियल इन कर रहे हैं। ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये है प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। इधर आधा काम हो जाता है, फिर इस इधर कन्वर्ट, फिर इस पर आधा काम हो गया, फिर इधर कन्वर्ट, फिर ये वाले लोग आधा काम करते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस यहाँ पे जो है वो काम कंप्लीट हो जाता है और इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ये 4 हमारी मशीनें हैं। ऑपरेटर कितने होंगे? ऑपरेटर 1 2 3, ऑपरेट करने वाले लोग भी 4। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से
ये मशीन खराब हो गई, तो जब ये मशीन खराब होगी तो मुझे बताएं ये मशीन चलेगी उस वक्त? उसके बाद ये क्या मशीन चलेगी? नहीं। तो ये बाकी मशीनें भी नहीं चलेंगी, मशीन ये वाली खराब हुई है और ये यहाँ की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गई। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं, ये जो भी प्रोडक्ट बनना है ये इस मशीन से गुजर के आगे बनेगा। ये फाइनल गुड्स में तब कन्वर्ट होगा जब इस प्रोसेस से गुजरेगा। अगर ये मशीन खराब है तो इस मशीन को जब तक रिपेयर नहीं होती ये मशीन भी स्टॉप है और इस मशीन की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो चुकी है। अगर हम ऐसा करें, इन चारों मशीन, चार छोटे छोटे मशीनों को एक ही बड़ी मशीन में कन्वर्ट कर लें तो ऑपरेटर कितने चाहिए? एक ही ऑपरेटर, एक मशीन के लिए एक ऑपरेटर चाहिए। क्या उसने बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, फिर ऑन करना है, फिर बंद करना है, बस एक ही ऑपरेटर चाहिए उसके लिए। हमने डाला इसमें रॉ मटेरियल और इधर है फिनिश गुड, बीच में कोई दूसरी तीसरी मशीन नहीं है। अब मुझे बताएं किस में कॉस्ट ज्यादा होगी और किसकी कॉस्ट कम होगी? इसकी कॉस्ट कम होगी, इधर ऑपरेटर 4 है, इधर ऑपरेटर 1 है। इसमें कोई खराबी आएगी तो वन टाइम पूरी एक ही मशीन स्टॉप होगी, एक ही मशीन स्टॉप होगी। इधर बाकी रिसोर्सेज भी हमारे वैसे जाया हो रहे थे, इधर इसी पे वर्क करेंगे और अपने सारे रिसोर्सेज इधर लगाएंगे, सारे रिसोर्सेज इधर लगाएंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक परमानेंट बंदा इसके लिए रख लें। अगर इसके लिए दो बंदे रखे हुए तो इसके लिए एक बंदा रखे और उससे कहें कि भाई ठीक है रिपेयरिंग के लिए एक ही बंदा काफी है। अच्छा, साल बाद रिपेयरिंग का भी खर्चा होगा, तो इस केस में कितनी मशीनों के रिपेयरिंग का खर्चा होगा? 4 मशीनों के रिपेयरिंग का खर्चा। इधर कितनी मशीन? एक मशीन रिपेयर करने का खर्चा। इधर 4 मशीनों का जो है वो ऑयल का खर्चा, इधर एक मशीन का ऑयल का खर्चा। A single large machine is cheaper as compared to many small machines. ये है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। सेम इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर सर्विसेज आर अवेलेबल टू लार्ज फर्म्स एट चीपर कॉस्ट। और ये सारे के सारे खर्चे हमारे स्टार्टअप कॉस्ट है, ये सारे हमारे खर्चे स्टार्टअप कॉस्ट है। आखिरी है कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, रिटर्न टू स्केल हमने शुरू किया था कि हम सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो जो इसके लिए हमारी मशहूर एग्जांपल थी वो थी, हमने 2 कंपनीज को मर्ज किया था। ये थी कंपनी ए और ये कंपनी। जब ये दोनों कंपनी सेपरेट है उस सूरत में इनका जो खर्चा होगा एडवर्टीजमेंट का वो कैसे होगा? ये इनका बोर्ड है, एडवर्टीजमेंट पे ये लोग 100 रुपये खर्च कर रहे हैं और ये भी अपना एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगाएंगे इधर। फॉर एग्जांपल मैं इनका एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूँ, ये इनका बोर्ड लगा हुआ है, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है। ये लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1000 और सेम इसी तरह ये लोग भी 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं आगे। जब ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी और मर्ज होके अब एक ही कंपनी बन गई, फिर क्या करेंगे ये लोग? प्रोडक्शन कितनी होगी? 1000 जमा 1000, अज्यूमिंग यही प्रोडक्शन है 2000। अब क्या करेंगे? 2 एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगाएंगे? नहीं, एक ही सिंगल एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगेगा, एक ही, वही एक जो है वो खत्म कर देंगे और एक ही लगा देंगे बस। पहले देखें 100 रुपीज 100, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी प्रोडक्शन है, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी प्रोडक्शन है। अब क्या हुआ? हमारी कुल मिला के प्रोडक्शन बढ़ गई और कॉस्ट क्या होगी? कम हो गई। प्रोडक्शन का ज्यादा होना और कॉस्ट का कम होना इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ऐसे हम कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट को कम कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस एज मेनी गुड्स कैन बी सोल्ड विद सिंगल एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कॉस्ट कम होती है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव कर लेते हैं।
दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन कम होगी और कॉस्ट बढ़ेगी। अब ये साबित करना, ये देखना है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा नहीं बढ़ेगी बल्कि थोड़ी सी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी हमारी इंक्रीज होगी। जैसे इसका डेफिनेशन ये है कि सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 10% से इंक्रीज करो तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, लेकिन 5% से सिर्फ इंक्रीज होगी। टोटल प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो तो कॉस्ट ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट ज्यादा। अच्छा, वो कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, यानी कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती है? हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, ये तो आपने पढ़ा होगा I2B में कि डिफरेंट हायरार्की होती है और बहुत किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेन बहुत लंबी है, किसी में जो है वो ये डिसीजन जल्दी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टिपिकल बिजनेस ले लेते हैं। सो शेयर होल्डर, ये जो मालिक होता है टॉप लेवल पे वो, उसके बाद फिर डायरेक्टर्स, CEO, CFOs, उसके बाद है मैनेजर्स, सुपरवाइजर, मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, बस ऐसे ही कर रहा हूँ, सुपरवाइजर, मैनेजमेंट, मिडिल लाइन मैनेजमेंट ये नहीं ऐड कर रहा, और डायरेक्ट लेबर। अच्छा, एक मशीन को ऑपरेट कौन करता है? शेयर होल्डर करता है? नहीं, मशीन को तो लेबर ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन खराब हो गई, अब सुबह 7 बजे से काम शुरू किया था लेबर ने, लेकिन एक मशीन खराब हो गई, मशीन नंबर 2 या 3 हमारी खराब हो गई, अब वो मशीन स्टॉप है, क्या करें? हम पहले सुपरवाइजर को बताएंगे। हम आए थे 7 बजे, सुपरवाइजर साहब आए 9 बजे, वो कहेगा अच्छा मैं मैनेजर से बात करता हूँ क्या करना है। ये साहब आए 12 बजे, अच्छा मशीन में बड़ी खराबी है, चलो मुझे CFO से बात करनी पड़ेगी, मुझे CEO से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका CFO कब आएगा? वो तो आज छुट्टी पे है, वो तो आज छुट्टी पे है। सर हमें तो ऑर्डर मिला है और ऑर्डर जो है वो हमने आज रात 12 बजे तक कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट हो सकेगा? नहीं। अगर यही डिसीजन ऐसे हो कि लेबर डायरेक्टली जाए मैनेजर के पास, सर इसको ठीक कीजिएगा, ये लोग ये ना कहें कि हम फॉर्मल मीटिंग का इंतजार करेंगे और फिर जब डायरेक्टर मीटिंग होगी 3 महीने में एक मीटिंग, तो उसमें फिर फैसला करेंगे कि क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा कंपनी का, क्योंकि जब तक अगर ऑपरेशन स्टॉप होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्टॉप होगी। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, इट कॉजेस डिले इन डिसीजन मेकिंग। कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में होते हैं। अब अगर डिपार्टमेंट की आपस में नहीं बनती लोगों की तो फिर मसला होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट और जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इनमें आपस में कोई पड्डा चल रहा है। अब परचेज डिपार्टमेंट वालों ने परचेज ऑर्डर दिया कि हमें इतनी इन्वेंट्री चाहिए, हमें इन्वेंट्री चाहिए। फाइनेंस वाले कहते हैं कि फाइनेंस नहीं है, माजरत हम इन्वेंट्री परचेज नहीं कर सकते, हम परचेज नहीं कर सकते। ये इसको तंग कर रहे हैं। इनके जो परफॉर्मेंस है इनकी, वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए फाइनेंस वाले इनसे कहते हैं नहीं है सर हमारे पास पैसे नहीं, ताकि इनके काम जो है वो डिले हो और फिर इनकी इज्जत अफजाई हो जाए। इस तरह करते हैं, इस तरह वर्क एनवायरनमेंट में होता है। इट बिकम डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल वर्क, स्टाफ एंड अदर ओवरहेड्स। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें स्टाफ भी उतना ज्यादा, स्टाफ का खर्चा इज अ कॉस्ट। सिर्फ ये नहीं, अदर ओवरहेड्स भी लिखा हुआ है साथ। जितना स्टाफ ज्यादा होता है उतना उन पे कंट्रोल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ये क्लास जो है वो 50-70 की क्लास है,
इस क्लास को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन अगर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर मेरे लिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कोई उधर आपस में बातें कर रहा होगा, कोई फ़ोन चला रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। इसी तरह कंपनीज में क्या होगा, कोई इधर से चीज़ें गायब कर रहा है, कोई उधर पिछले दरवाजे से जा रहा है, तो साथ में बस कोई चीज़ उठा ली, चलो भाई, क्योंकि कंट्रोल वीकनेस है तो कंट्रोल कम हो जाएगा, इसलिए स्टाफ एंड अदर ओवरहेड्स ये भी एक मसला है। दूसरा, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा, कौन जो है वो शाम 5 बजे तक सो रहा है कंपनी में, उसके बाद कहता है ओए मेरे तो काम है, मुझे तो काम था, मैंने तो अभी काम करना है, मैं तो ओवर टाइम लगाऊंगा। ड्यूटी आवर्स में काम नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद फिर ओवर टाइम लगाते हैं। लेबर अनरेस्ट, और फिर इनके नखरे और भी होते हैं। खाना अच्छा नहीं है, हम तो एहतजाज करेंगे, सैलरी हमारी कम है, हम एहतजाज करेंगे, वो फला बंदा जो है वो सही काम नहीं करता, हमारा सुपरवाइजर चेंज कर दें। तो ये सारे अनरेस्ट का मतलब यह है कि डिस्प्यूट अमंग एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, अमंग एम्प्लॉयर्स में मोर इन, क्योंकि जब ये लोग एहतजाज करेंगे तो फिर ज़ाहिर है काम रुकेगा, काम बंद होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगी, कॉस्ट वैसे बढ़ जाएगी। तो ये 36 इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फैक्टर्स, यानी हम फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज नहीं होगी, जबकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी और कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। कॉस्ट कीजिए। चलिए जी, अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, फर्म्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट किस इक्विलिब्रियम में होती है। शाबाश, मार्केट किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी, जब खरीदने वाला खरीदने को तैयार होता है और बेचने वाला बेचने को तैयार हो। उस पॉइंट को हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस वक्त मार्केट इक्विलिब्रियम में है, यानी खरीदने वाला खरीदने को तैयार है और बेचने वाला बेचने को तैयार। सर वो तो मार्केट इक्विलिब्रियम जिसमें दोनों लोग थे, फर्म भी और कंज्यूमर भी और सेलर भी। यहां पे सिर्फ फर्म्स है, फर्म्स। और मैंने बताया था फर्म्स क्या चाहती है, हम किस वक्त इक्विलिब्रियम में होंगे, हम किस वक्त खुश होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, हमें प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, उस वक्त हम खुश होंगे। अच्छा, ज्यादा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कहता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी फर्म किस वक्त इक्विलिब्रियम में, फर्म इक्विलिब्रियम मींस लेवल ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड कॉस्ट एट व्हिच फर्म्स अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्राइस, आउटपुट एंड कॉस्ट, इसकी बात कर रहे हैं। विच फर्म्स कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। ये चाहिए छोड़े, ये पढ़ते हैं अभी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम। 2 टाइप्स है फर्म इक्विलिब्रियम के, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम पहले रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए पहले डिमांड को स्टडी किया था, उसके बाद फिर सप्लाई को सीखा, और फिर दोनों को हमने कंबाइन किया और इनकॉर्पोरेशन के बाद देखा कि मार्केट किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह हम पहले रेवेन्यू सीखेंगे, फिर कॉस्ट सीखेंगे, और उसके बाद फिर प्रॉफिट अर्न करना सीखेंगे। तो रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। रेवेन्यू वैसे किसे कहते हैं, रेवेन्यू किसे कहते हैं, जितनी चीजें हमने सेल की उसके बदले जितने पैसे आए, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा रेवेन्यू है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं, टोटल रेवेन्यू, तो जितनी चीजें हमने सेल की है, जितनी चीजें हमने सेल किया, फॉर एग्जांपल हमने 500 यूनिट्स बेचे और एक की प्राइस क्या थी 10 रुपए, तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा 5000। ये क्या है, टोटल यूनिट्स, टोटल क्वांटिटी, ये आउटपुट, और ये प्राइस, एक यूनिट की प्राइस, एक यूनिट की ये प्राइस है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू टोटल आउटपुट। पता नहीं ये क्या है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये 5000 हमारा रेवेन्यू है
और हमने 500 यूनिट खरीदे, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 यूनिट की प्राइस क्या है? बिल्कुल, इसमें क्या मुश्किल है, 10 रुपए। 10 रुपए यानी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर में 10 रोटियां बनी हैं और 5 लोग हैं, तो बताएं पर हेड कितनी रोटियां होंगी? 2 रोटियां हो जाएंगी। इसी तरह 500 यूनिट्स आपने सेल की है, टोटल जो पैसे आपके पास आए वो 5000 है, तो एक यूनिट कितने का बिका? 10 रुपए का। 10 रुपए का, यानी इसका मतलब यह है ये 1 यूनिट की प्राइस है, इसको हम नाम देते हैं एवरेज रेवेन्यू, 1 यूनिट का रेवेन्यू, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है प्राइस के साथ एवरेज रेवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम प्राइस है। टोटल क्वांटिटी या टोटल आउटपुट, ये फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया। टोटल रेवेन्यू मींस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल आउटपुट, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू टोटल आउटपुट। ये आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखें ना तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये एवरेज रेवेन्यू ना, ये बताएं क्या? ये टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ये क्या? 500, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आउटपुट इक्वल्स टू किसके बराबर है? एवरेज रेवेन्यू के। तो एवरेज रेवेन्यू के डेफिनेशन ओए लिखा भी, आल्सो कॉल्ड प्राइस। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये है एवरेज रेवेन्यू। 2 फॉर्मूले और 2 डेफिनेशन हमने सीखी है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। एक और है मार्जिनल। मार्जिनल किसे कहते हैं? एडिशनल रेवेन्यू को। हम दुकान बंद कर रहे थे रात को, एक कस्टमर और आ गया, सर मुझे 1 यूनिट मुझे भी चाहिए, 1 यूनिट मुझे भी चाहिए, हमने 1 यूनिट और उसको दे दिया, तो ये आ गया 1 यूनिट का चेंज। यही 1 यूनिट का चेंज क्या आता है? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट, और क्या लिखा हुआ है? एन एडिशनल, एक ही यूनिट होगा, 1 यूनिट की में जो चेंज आएगा वो होगा हमारा मार्जिनल। इसका फॉर्मूला देखिए, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। एमसीक्यूज करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू क्लियर। और अब टाइप ऑफ फॉर्म 2 है ना, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम रेवेन्यू को स्टडी करेंगे और इम्परफेक्ट कंपटीशन में अब रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फर्म्स, हमने पहले फर्म इक्विलिब्रियम स्टडी किया, रेवेन्यू स्टडी कर रहे हैं, इसके कब सीखेंगे अंडर, अब टाइप्स ऑफ फर्म, अंडर 2 टाइप्स ऑफ फर्म्स, perfect competition and imperfect competition. Under perfect competition and imperfect competition हम ये रेवेन्यू अब स्टडी करेंगे। अच्छा, आपकी भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन यही होगी, लेकिन यानी आपके इसमें मोहल्ले में शायद ऐसी दुकानें होंगी कि जिसमें आप जाते हैं और पूछते हैं इसकी प्राइस क्या है, तो वो एक प्राइस बताते हैं, और फिर जब आप ये कहते हैं कि सर मैं तो 5 क्वांटिटी खरीदूंगा, वो कहते हैं प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं होगी। और कुछ दुकानें ऐसी होगी जिसमें जब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो प्राइसेस वो कम कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, बाटा, बताइए सब जब आप शूज़ खरीदते हैं तो क्या वो एडिशनल 1 यूनिट पे वो प्राइस कम करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब वो कहते हैं कि आप 1 यूनिट खरीदो या 100 यूनिट खरीदो, प्राइस क्या है? सेम ही है। ये वाली जो फॉर्म होती है इसको कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म, जिसमें प्राइस आपकी क्या होती है? फिक्स होती है, प्राइस चेंज नहीं होती, इसमें प्राइसेस फिक्स रहती, जबकि इस फॉर्म में प्राइसेस कम होती है, यूजुअली प्राइसेस रिड्यूस, प्राइसेस इधर कम हो जाती। डिफाइन करें परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म को, सर ऐसी फर्म
जिसमें हम अगर एडिशनल यूनिट परचेज करेंगे तो प्राइसेस उतनी ही रहेगी, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर एडिशनल जितना यूनिट परचेज करेंगे प्राइसेस कम होती जाएगी। वो होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म। अब रेवेन्यू अंडर, अच्छा प्राइस क्या है? एवरेज रेवेन्यू। ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू। इसमें क्या हो रहा है? एवरेज रेवेन्यू फिक्स है, इधर क्या हो रहा है? एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस। देखिए बहुत आसान है ये बहुत आसान। पहले हम देखते हैं रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। रेवेन्यू को डिस्कस किया हमने, अब क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू कर्व्स। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइसेस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, देयरफॉर प्राइस या जिसका दूसरा नाम है एवरेज रेवेन्यू, पता नहीं आगे इसने मार्जिन पे लिखा हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता, रिमेन सेम। अब देखते हैं, ये देखें क्या है? एक यूनिट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट पे प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपए, तो जब यूनिट 2 परचेज करूंगा तो प्राइस क्या हो जाएगी? 9 या 8 या 7 या 6? नहीं 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 सर, 10 रुपए रहेगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है। जब तीसरा यूनिट परचेज करूंगा, चौथा 500 यूनिट परचेज करूंगा तो प्राइसेस कम होती जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन प्राइसेस सेम ही है। क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस। आप मुझे टोटल रेवेन्यू बता सकते हैं? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, जिसका दूसरा नाम प्राइस है, इनटू क्वांटिटी। यूनिट 1 पे मुझे टोटल रेवेन्यू बता सकते हैं? यूनिट 1 पे 5। यूनिट 2 पे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू बताएं शाबाश। 5 इंटू क्वांटिटी अब 2 इक्वल्स टू 10। इधर 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 10 15 20 25। मार्जिनल, मार्जिनल का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू इधर बताएं शाबाश। 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, 5। 10 माइनस 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 1। तो 5 डिवाइड बाय 1, 5। 15 माइनस 10, 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 1। तो इधर भी 5 आएगा। 20 माइनस 15, 5। 4 माइनस 3, 1। 5 डिवाइड बाय 1, 5। सॉरी 25 डिवाइड बाय 5 चेंज इन टोटल रेवेन्यू है। 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, 5 माइनस 4, 1। तो 5 बाय 1 अगेन 5। ठीक है, आपको पता है, याद है आपको बाबर आजम की एवरेज हमने कैसे कैलकुलेट की थी? टोटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन या नंबर ऑफ यूनिट्स। 5 डिवाइड बाय 1, 10 बाय 2, 15 बाय 3, 20 बाय 4 और 25 बाय 5 करेंगे तो यही 5 5 5 और 5 ही आएगा। ठीक है, देखिए प्राइसेस क्या है? सेम है। एवरेज रेवेन्यू सेम और मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर है बिल्कुल। अब पहले अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे? 5 5 5 5 5 यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे? बिल्कुल ये सीधी लाइन बनेगी। ये कर्व बनता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो अब आपके पेपर में आपसे सवाल पूछेगा, बताओ परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कर्व बनता है वो कैसे बनता है? तो आपने कहना है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा, हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा। अगर फिर आपसे वजह पूछे कि भाई बताओ ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस कर्व हॉरिजॉन्टल क्यों बनता है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि सर इसमें प्राइसेस क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। यूजुअली इसमें प्राइसेस फिक्स होती हैं, इस वजह से। अच्छा, इधर से ही मुझे इम्परफेक्ट कंपटीशन बताएं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, पहली बात तो ये है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये क्या 5 5 ही रहेगा? नहीं, क्या होगा फिर? प्राइसेस जब एडिशनल यूनिट परचेज करेंगे तो उसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी। यूनिट ए प्राइसेस 5 है, यूनिट 2 जब दूसरा यूनिट परचेज करेंगे तो प्राइसेस क्या होंगी? कम हो जाएंगी। 5 रहेगी नहीं, उससे कम, 4.5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यूनिट 3 जब थर्ड यूनिट परचेज करेंगे तो ये प्राइसेस और कम हो जाएंगी, 4 और कम, 5 और कम, प्राइसेस क्या होंगी? कम होंगी। चले मैं इधर ड्रॉ करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाए।
पहले है क्वांटिटी क्यू, उसके बाद प्राइस, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। क्या हो रहा है? प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसका आपको पता है, इसका दूसरा नाम एवरेज रेवेन्यू ही है। अच्छा, जहाँ पे भी प्राइस आ जाए ना, तो आपने क्या करना है? फौरन इसको इधर कॉपी करना है। 5 4 3 2 1। नहीं भी करेंगे तो इसका तरीका भी है, लेकिन ये आएगा यही। प्राइस इंटू क्वांटिटी 5 इंटू 1 5, 4 दूने 8, 3 3 9, 4 2 8 और 5 1 5। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी या आउटपुट। चेंज इन टोटल रेवेन्यू बताएं। चेंज इन टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट ऐसे करते हैं। चेंज इन टोटल रेवेन्यू मीन इक्वल्स टू 8 - 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। 8 - 5 2 - 1 इक्वल्स टू 8 - 5 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 3। ये बताएं शाबाश। क्वांटिटी 2 पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 9 - 8 9 - 8 डिवाइडेड बाय 3 - 2, 1 और 1 इक्वल्स टू 1। 8 - 9 8 - 9 डिवाइडेड बाय 4 - 3 इक्वल्स टू -1 -1। इस तरह आप ये भी फाइंड कर सकते हैं बाकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सॉरी 5 आएगा, पहला तो 5 ही आएगा ना। 5 3 1 -1 और 5 - 8 5 - 8 और 5 - 4 इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू -3। एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आउटपुट। टोटल रेवेन्यू ये 5 डिवाइड बाय 1 5, 4 बाय 2 सॉरी 8 डिवाइड बाय 2 4, 9 डिवाइड बाय 3 3, 8 डिवाइड बाय 4 2, 5 डिवाइड बाय 5 1। देखा वही आया ना, 5 4 3 2 1। चले अब कर्व भी बनाते हैं इसके। कर्व ड्रॉ करते हैं। पहले कौन सा कर्व? मार्जिनल रेवेन्यू देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 5 3 1 -1 -3। मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई होगा 5 3 1 -1 और -3। माइनस में जा रहा है ना, और दूसरा जो है वो माइनस में नहीं जा रहा, लेकिन इस तरह बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा एवरेज रेवेन्यू का, जो कि 5 4 3 2 1 ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सेम है और हॉरिजॉन्टल होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस भी। ये देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है। फर्म सेज टू रिड्यूस प्राइस टू सेल मोर, देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ हैव डाउनवर्ड स्लोप। क्लियर? दोनों क्या हो रहे हैं? डाउनवर्ड हो रहे हैं। ये थे हमारे रेवेन्यू कर्व्स। अब रेवेन्यू डिस्कस कर लिया हमने, अब रह गई कॉस्ट। अब रह गई कॉस्ट। कॉस्ट भी रेवेन्यू की तरह ही है, यानी पहले हम टोटल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। टोटल कॉस्ट बराबर है किसके? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट की डेफिनेशन देखें रेवेन्यू की तरह, कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। कॉस्ट की जी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट के प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट से मुराद ये है फिक्स ही है। फिक्स कौन सी होती है? जो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। सर वो खर्चे के जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होंगे,
क्या मतलब इसका? मतलब ये कि प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो फिर भी ये खर्चे होंगे, प्रोडक्शन कम हो फिर भी खर्चे होंगे, इवन प्रोडक्शन ज़ीरो है फिर भी ये खर्चे होंगे। बताएं, क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं इसकी? रेंट, शाबाश, रेंट इसकी एग्जांपल है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की एग्जांपल है, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आपने लिया है, अब आप प्रोडक्शन करें ना करें, उसने तो कहना भाई मुझे इंटरेस्ट पे करो। प्रॉपर्टी टैक्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, भाई प्रॉपर्टी पे टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो हर साल का है, टैक्स तो प्रोडक्शन पे थोड़ी होता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which do not change with the level of output. It will still have to be paid even if output is zero. ये कॉस्ट अगर प्रोडक्शन नहीं भी है फिर भी होगी। एग्जाम्पल क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which change with the change in production. These will change with every units of production. हर एडिशनल यूनिट के साथ ये कॉस्ट चेंज होती रहेगी। एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। एग्जाम्पल इंक्लूड परचेज ऑफ मटेरियल। बताएं, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो क्या परचेज कॉस्ट आपकी नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है। इसी तरह वेजेस पेज टू पे टू लेबर, जब आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो लेबर को तो सैलरी या वेजेस पे करने पड़ेंगे ना। एनर्जी कॉस्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल कंजम्पशन है, जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे आपकी मशीनें चलेंगी तो बिजली कंज्यूम होगी, उसका खर्चा भी आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। क्लियर? और ये इसकी एग्जांपल है। तो टोटल कॉस्ट पहले तो बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट के प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज होती है जो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस और इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी टैक्स। वेरिएबल खर्चे वो खर्चे जो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज़्यादा तो ये खर्चे भी ज़्यादा, प्रोडक्शन कम तो ये खर्चे भी कम होंगे। जैसे अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा लेबर की कॉस्ट होगी। अगर प्रोडक्शन कम करनी है तो लेबर भी कम चाहिए, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो ज़्यादा जब परचेज करेंगे तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कम प्रोडक्शन करनी है तो फिर क्या करेंगे? इसको कम करेंगे। और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये कॉस्ट भी ज़ीरो। प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे नहीं, लेबर को हायर नहीं करेंगे तो ये कॉस्ट ज़ीरो। मशीनें चलेंगी नहीं तो बिजली का खर्चा आएगा नहीं। ये है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। मेरा आपसे मासूमाना सवाल, ये जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट की तरह? ये फिक्स्ड कॉस्ट की तरह स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों नहीं बन रहा? वजह बता सकते हैं आप? वजह बता सकते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये पढ़ा था कि कॉस्ट कभी कम होती है, कभी कॉस्ट ज्यादा होती है, कॉस्ट कभी कांस्टेंट नहीं रहती। एक यूनिट की वजह से कॉस्ट ज्यादा थी, फिर हमने जब 2 यूनिट्स किए तो कॉस्ट हमारी कम हो गई। हमने 5 यूनिट्स या 5 बंदों को ऐड किया तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से शुरू में कॉस्ट ज्यादा होती है फिर कॉस्ट कम होती है, यह कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। या शुरू में कॉस्ट कम होगी बाद में कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, बल्कि इस तरह ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है। लेकिन अकाउंटिंग वाले इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उसकी वजह बता सकते हैं? यस, क्योंकि अकाउंटिंग वाले टोटल के बेस पर डिसाइड करते हैं, वो तो टोटल कॉस्ट बनाएंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर नहीं बनाते वो। अगर बनाएंगे भी तो टोटल वेरिएबल खर्चे ऐड करते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन कर बनता है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे बनेगा? टोटल कॉस्ट कर कैसे बनेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए शुरू ये फिक्स्ड कॉस्ट से हो रहा है क्योंकि इसमें फिक्स पार्ट भी शामिल है। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन थी चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, सेम कॉस्ट की बड़ी ये डेफिनेशन है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन आउटपुट। ये आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।
फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, आप देख सकते हैं आपके सामने। वेरिएबल खर्चे कौन से होते हैं सर? वेरिएबल खर्चे वो खर्चे कि प्रोडक्शन ज़्यादा तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा, सर आउटपुट ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा, सर आउटपुट कम तो ये कॉस्ट भी कम। देखिए जब यूनिट जीरो है उस वक्त ये कॉस्ट भी जीरो, पहले यूनिट के साथ कॉस्ट इतनी, दूसरा यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, तीसरा यूनिट कॉस्ट फिर कम हो रही है, फिर कॉस्ट कम हो रही है, फिर कॉस्ट बढ़ रही है। ये क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, पहले शुरू में कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मैं बताऊं कैसे, ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस बताएं 9, इन दोनों में डिफरेंस 8, इधर डिफरेंस 7, इधर डिफरेंस 11 का, इधर 20 का डिफरेंस, 35 का डिफरेंस। तो ये पहले कॉस्ट ऐसे जा रही है नीचे और फिर ये कॉस्ट ऊपर जा रही है। जैसे प्रोडक्टिविटी पहले ऊपर जाती है फिर नीचे, कॉस्ट ऐसे पहले नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। इसका ऑपोजिट है ना, प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ रही है कॉस्ट वैसे वैसे कम हो रही है। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 10 + 0 = 10, 10 + 10 20, 10 + 10 29, 10 + 27 37। इस तरह इसका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन टोटल कॉस्ट 10 - 0 डिवाइडेड बाय 0। जब यूनिट से कोई नहीं है तो कॉस्ट कौन सी होगी? क्वांटिटी 1 पे टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। 20 - 10 10, 1 - 0 या 2 - 0 1। 29 - 20 चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। 2 - 1 1। नहीं, इस तरह आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल कॉस्ट ये है, टोटल आउटपुट ये है। टोटल कॉस्ट 10 डिवाइडेड बाय 0 कुछ भी नहीं, 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 29 डिवाइडेड बाय 2 तो 14.5। इसी तरह बाकी भी आप कैलकुलेट करेंगे। इस तरह आप एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप डबल ट्रिपल स्टार करें, इस कॉन्सेप्ट को उधर डबल ट्रिपल स्टार करें। इसमें आपको 2 कर्व नजर आ रहे हैं। हमने रेवेन्यू के कर्व बनाए थे ना, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। इधर भी जब कॉस्ट हम स्टडी कर रहे हैं तो 2 कर्व आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर टेबल में भी था। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व अगर आप गौर करें तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या हो रही है, 10 9 8 7। मार्जिनल कॉस्ट पहले कम हो रही है फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें पहले कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, फिर कॉस्ट बढ़ती है। इसी तरह एवरेज कॉस्ट 20 14.5 12.3 11 11 12.5 15। ये क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट पहले कम और फिर इंक्रीजेस। तो इधर भी आप देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों पहले डिक्रीजिंग और फिर क्या हो रही है, इंक्रीज। इकोनॉमिक्स में हर वो शेप जो पहले डिक्रीजिंग हो, पहले डिक्रीजिंग हो और फिर इंक्रीजिंग हो जाए, पहले डिक्रीजिंग हो और फिर ये इंक्रीज हो, इसको हम नाम देते हैं यू शेप। यू शेप अभी आगे उसने बता भी दिया। कॉस्ट कर्व जो कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है, ये यू शेप है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके साथ आपने ट्रिपल स्टार या 5 स्टार भी करें तो भी कम नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया और बार बार वो पूछता है, बार बार पूछता है। ये वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी का जो रिलेशनशिप देखा था वैसे ही है, रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। ये देखें, ये कौन सा कर्व है, एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। मार्जिनल कॉस्ट कम है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट रिड्यूस, डिक्रीज होना शुरू हो गई। जब ये दोनों बराबर है, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर है एवरेज कॉस्ट के, मार्जिनल कॉस्ट बराबर है एवरेज कॉस्ट के, एवरेज कॉस्ट इज एट इट मिनिमम। ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा, एवरेज कॉस्ट कम, यानी बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे बाबर आजम का मार्जिनल कम है, एवरेज ज्यादा है।
मार्जिनल एवरेज ये थी पहले, अब अगले मैच में उसने कम स्कोर बनाया। जब मैच में कम स्कोर करेगा तो एवरेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब ये बराबर था, अपने प्रोडक्टिविटी में पढ़ा था, जब ये बराबर तो एवरेज प्रोडक्टिविटी एट इट मैक्सिमम, प्रोडक्टिविटी जब मैक्सिमम पे होगी तो कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। इसी तरह जब मार्जिनल बाबरिज्म का स्कोर बढ़ेगा तो बाबरिज्म का एवरेज भी बढ़ेगा। तो जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगर ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई है, तो आपने पता है क्या, रेवेन्यू भी स्टडी किया, कॉस्ट भी स्टडी किया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में भी और इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में भी। परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों केसेस में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना अब सीखेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट दो है ना, सॉरी टाइप्स ऑफ फॉर्म दो है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये पार्ट मेरा ख्याल है खत्म करते हैं, दूसरे पार्ट में फिर इसके ये टाइप ऑफ प्रॉफिट जो है ये आप कैलकुलेट करना सीखेंगे।